वेलकम बैक। 9 सितंबर को इजराइल की जानिब से कतर पर हमला हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक हंगामी इजलास भी बुलाया गया और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक हंगामी दौरा कतर का भी किया। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इजराइल का जो कतर पर हमला हुआ और जो सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया गया, ये फरमाइएगा मोहम्मद अली साहब कि 15 ममालिक में से किसी ने भी इंक्लूडिंग अमरीका, इन लोगों ने मज़म्मत तो की लेकिन किसी ने भी इजराइल का नाम नहीं लिया। ये किस बात की निशानदेही है? जी बिल्कुल, ये इस बात को साबित करता है कि ये जो सिफारती कोशिशें और आलमी जो तशवीश और मज़म्मत की जा रही है सख्त अल्फाज में इसराइल की, ये जनरली पब्लिक परसेप्शन को और पब्लिक सेंटिमेंट को मैनेज करने की सिफारती कोशिश है। और हकीकत में इसराइल के हाथ रोकने के लिए जिस माशी या दिफाई इक़दामात की ज़रूरत है, उसके इम्कानात मैं कम देखता हूँ। अच्छा, तो मोहम्मद अली साहब, अमरीकी सदर ट्रंप ने तो ये यकीन दिलाया है कि दोबारा इस किस्म का कोई एक्शन इजराइल नहीं लेगा। कतरी वजीर आज़म को यकीन दिलाया गया है। लेकिन दूसरी जानिब आपने नेतन्याहू का बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास कहीं भी मौजूद होगा तो वो एक्शन लेंगे, दे हैव टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। ये उनके अपने अल्फाज हैं। और दूसरी जानिब आज का भी बयान नेतन्याहू का आपके सामने होगा जिसमें 2 स्टेट सोल्यूशन पर तो वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं, मतलब उनके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ़लस्तीन ही एग्जिस्ट नहीं करता। सो फरमाइएगा कि क्या अमेरिका इजराइल को रोकने में कामयाब हो सकेगा? क्योंकि जो पहला जारियत की इजराइल ने कतर पर, उसके हवाले से अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उनको बताया गया था। देखिए, पिछले 77 साल में 3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह और मुसलसल नज़र आती हैं। पहली बात ये है कि आप जानती हैं 80 साल पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा बनी थी, वो अमेरिका में बनी थी, न्यूयॉर्क में बनी थी और परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का अमेरिका। और दूसरी बात ये है कि इसराइल के वजूद में आने के बाद जितनी भी इसराइल ने जंगें मुसल्लत की हैं अरबों के ऊपर, 48, 67, 73, 2006, 1982 या हालिया जंग, तो वो तमाम तर अमरीकी असलहे से लड़ी गई हैं। और साथ ही साथ तीसरी हकीकत ये है कि अमेरिका ही इसराइल का सबसे बड़ा माशी सपोर्टर भी है। 4 से 5 अरब डॉलर की दिफाई इमदाद हर साल वो इसराइल को देता है। आप इसको रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करें कि अफगान वॉर के दौरान टोटल जो पाकिस्तान को पूरी जंग के दौरान इमदाद मिली थी वो 4.02 अरब डॉलर थी पूरी रिलेशनशिप के दौरान, 9 साल के दौरान, जबकि हर साल 5 अरब डॉलर की दिफाई इमदाद इसराइल को मिलती है। तो जनाब, मजम्मत करना मैं समझता हूँ ट्रंप इंतजामिया के मफाद में इसलिए है कि वो अरब स्ट्रीट सेंटिमेंट और आलमी बरादरी और अपने मुल्क में भी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें और आवाज़ें हैं उनको पैसिफाई करना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो उनका 77 साल से खारजा और दिफाई पॉलिसी का तसलसल है कि वो अपनी दिफाई और माशी इमदाद इसराइल के लिए उनकी जारहाना और तोसी पसंदाना पॉलिसी के बावजूद जारी रखना चाहते हैं, उसमें कोई तब्दीली आने के इम्कानात मैं नहीं देख रहा। अच्छा, नहीं तो वो तो पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, लेकिन क्या वो इजराइल यानी नेतन्याहू को बाज रख सकते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम इस किस्म का अग्रेशन जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा? देखिए, बाज रखने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि सिफारती सतह पे, आला सतह पे उनकी क़यादत को अमेरिका कहे कि जनाब आप ना करेंगे। और दूसरी बात ये है कि वो उनकी जो अमेरिकी असलहे की रसद है या जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और बॉम्ब्स जो है वो अमेरिका के इस्तेमाल हो रहे हैं इस तरह के हमलों में, उनकी रसद रोक दे। या तीसरा ये कि उनकी दिफाई इमदाद बंद कर दे। तो इन 3 चीज़ों के इम्कानात जो कि प्रैक्टिकल मेजर हैं इस बात की तस्वीर के लिहाज से कि जनाब हम आपको मज़ीद जारियत के लिए हमारा असलहा और सरमाया इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो इसके इम्कानात मैं नहीं देख रहा। अच्छा, अब ज़रा अरब ममालिक की तरफ आते हैं। आपने देखा कि सबकी जानिब से बयानात भी आए और फिर वो एक हंगामी इजलास जो GCC का होना है। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या अरब ममालिक को ये रियलाइजेशन है कि इजराइल उस पूरे खित्ते का एक लीडर बनकर सामने आना चाहता है? और आपने कतरी वज़ीर आज़म ने जब अपनी इनिशियल स्टेटमेंट दी थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि दे आर ट्राइंग टू इज़ नेतन्याहू ट्राइंग टू रीशेप द GCC
which will not be allowed. So آپ مجھے بتائیے کہ اب عرب ممالک کے پاس کیا کر سکتے ہیں وہ، اور کیا کرنے کی ریالٹی کیا ہے؟ what are they going to do if they are going to do? دیکھیں 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میری نظر میں امریکہ اور اسرائیل کے جو جیو پولیٹیکل اہداف اور مقاصد اس خطے کے حوالے سے ہیں وہ بالکل یکساں ہیں، صرف حکمت عملی فرق ہے. دوسری بات یہ کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں چاہتے ہیں کہ اسرائیل اس خطے کا ایک میں اپنی بالادستی قائم کرے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی ٹرم میں یہ صدر ٹرمپ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے امریکی سفارتخانہ تل اویو سے بیت المقدس میں منتقل کیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلحہ جو استعمال ہو رہا ہے اس تمام جنگوں میں وہ امریکہ کا استعمال ہو رہا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی عرب جو نیشنز ہیں ان کے اندر بہت شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بہت شدید تشویش پائی جاتی ہے، اور وہ یقیناً طور پہ بہت زیادہ انسیکیورٹی کا اس وقت شکار ہیں. 2 اعتبار سے، ایک تو ریپیٹڈ، دیکھیں 2 سال میں 7 ملکوں پہ حملہ کیا اسرائیل نے، یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے، لیکن امریکہ ان کو باز رکھنے میں اسرائیل کو مکمل طور پہ ناکام نظر آتا ہے. اور دوسرا جو ان کے لیے زیادہ بڑی تشویش ہے کہ امریکہ جو ہے ان عرب ممالک جن کو وہ حلیف سمجھتے ہیں وہ ان کی سیکیورٹی گارنٹی دینے میں بھی اتنا میں سمجھتا ہوں فورتھ کمنگ نظر نہیں آتا. تو ڈیفینیٹلی ان ممالک میں امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن ان تمام مسائل اور چیلنجز اور میں سمجھتا ہوں ڈاؤٹس کے باوجود یہ توقع کرنا کہ وہ مل کر کوئی فوجی اتحاد بنائیں گے اور امریکہ کی دیے ہوئے اسلحے کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کی جسارت کریں گے، یہ بھی غیر حقیقت پسندانہ توقع. لاسٹ 30 سیکنڈز، بڑا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ہنگامی جو دورہ تھا شہباز شریف صاحب کا، اس پہ کئی لوگ تنقید کر رہے ہیں. ہاؤ امپورٹنٹ واز اٹ؟ میں سمجھتا ہوں 3 اعتبار سے بہت اہم دورہ تھا. نمبر 1 کہ یہ پاکستان کے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے، پاکستان کی سوچ کی ترجمانی کرتا ہے، عالمی امن اور عالمی قانون کی عملداری کے حوالے سے پاکستان کی جو توقع ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے، اور اصولی موقف پہ پاکستان قائم ہے، اور پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کو پرامن مذاکرات اور عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، چاہے وہ مسئلہ فلسطین ہو، چاہے مسئلہ کشمیر ہو، چاہے کسی بھی ملک کے درمیان تنازع ہو. اور یہ جو موجودہ تنازع ہے اس کو بھی پاکستان اسی اصولی اور قانونی اور سفارتی کانٹیکس میں دیکھتا ہے. بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.